हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज अपन पढ़ने वाले हैं भारत का राष्ट्रपति, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको अपने नोट्स के आधार पर सब कुछ आपको बता दूंगा। यदि आपको नोट्स चाहिए तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि डाउनलोड में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो ऊपर पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो साथियों। आज अपन देखने वाले हैं केंद्र सरकार, जो अपने 5 भागों में डिवाइड किया गया है साथियों। ए टू जेड अच्छी तरह से देखने वाले हैं, जहां से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। और ये भाग हो जाएगा, 5 भाग हो जाएगा, जहां पे इनका वर्णन मिलता है, केंद्र सरकार का मिलता है। और अनुच्छेद हो जाएंगे 52 से लगा के 151 तक हो जाएंगे, जो अपने 5 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा कार्यपालिका, दूसरा हो जाएगा संघ की विधेयिका हो जाएगी, तीसरा हो जाएगा राष्ट्रपति का अध्यादेश हो जाएगा, चौथा हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, और आखिरकार हो जाएगा एजी हो जाएगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से केंद्र सरकार को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं संघ की कार्यपालिका, जो अपने इस प्रकार से ये डिवाइड की गई है, 4 भागों में की गई है। सबसे पहला आ जाएगा राष्ट्रपति, जो आज अपन सब कुछ देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में आ जाएगा उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद आ जाएगी, और आखिरकार आ जाएगा महान्यायवादी आ जाएगा साथियों। यानी कि ये चारों भागों में डिवाइड किया गया है साथियों। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। केंद्र सरकार को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा संघ की कार्यपालिका, और इनको 4 भागों में बांटा गया है। आज अपन पढ़ने वाले राष्ट्रपति, जहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। और इनका पहला अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 52, जहाँ से आपके राष्ट्रपति के अनुच्छेद शुरू होते हैं साथियों। सब कुछ देखने वाले हैं। यदि आपको दोस्तों मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो, मेरा चैनल, मेरे नोट्स और आपको पसंद आ जाए तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। नोट्स चाहिए तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम जरूर से ज़रूर आप ज्वाइन कर देना साथियों। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन सा होता है? राष्ट्रपति होता है। अब इनकी शक्ति, कौन से अनुच्छेद है, क्या क्या योग्यता चाहिए, सारा कुछ वगैरह देखने वाले हैं। पहला पद देख लेते हैं, राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 52 में मिलता है साथियों। पहले ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा कौन से अनुच्छेद में, कहते हैं ये अनुच्छेद में 52 में कहते हैं। सब कुछ आपको डिटेल बाय डिटेल बताने वाला हूं। अब देखते हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास में होती है? राष्ट्रपति के पास में होती है। ऐसा अनुच्छेद कौन सा कहता है? 53 कहता है साथियों। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन आखिर किस प्रकार से किया जाता है, और ये सारी की सारी जानकारी कहाँ पे मिलती है? 54 अनुच्छेद में मिलती हैं साथियों। अब देख लेते हैं 55, यहाँ पे निर्वाचन की प्रक्रिया मिलती है साथियों। क्या मिलती है? निर्वाचन की प्रक्रिया मिलती है, किस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होगा, कौन सी पद्धति के आधार पर होगा, कौन से इसमें भाग लेते हैं, कौन से नहीं भाग लेते हैं, ये सारी कुछ अगर जानकारी अनुच्छेद 55 में मिलती है साथियों। ठीक है ना? आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, कितना होना चाहिए, किस प्रकार से होगा, सारा कुछ अगर जानकारी अपने 56 में मिलती है साथियों। ध्यान रखना, पद अलग हो जाएगा, निर्वाचन अलग हो जाएगा, निर्वाचन की प्रक्रिया अलग हो जाएगी, और कार्यकाल अलग हो जाए। इन सारों के अपने अलग अलग अपने अनुच्छेद मिलते हैं, जो आपको सभी लोगों को याद में होना चाहिए साथियों। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं पुनः निर्वाचन। इनकी प्रक्रिया कहाँ पे मिलती है? 57 में मिलती है साथियों, यानी कि 57 में मिलती है साथियों। यानी कि यदि आपको राष्ट्रपति एक बार आप बन चुके हो, फिर आप दूसरी बार भी बन सकते हो, तीसरी बार भी बन सकते हो, चौथी बार भी बन सकते हो। ये सारा कुछ वगैरह कहाँ पे मिलता है? ये 57 में मिलता है साथियों। पूछे जाते हैं सारे, ये सारे इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं योग्यता। यदि कि आपको राष्ट्रपति बनना है तब आपके पास में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये सारा कुछ वगैरह उल्लेख कौन सा करता है? ये करता है 58 अनुच्छेद, ये करता है। ठीक है ना? आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं शर्त। यानी कि राष्ट्रपति आपको बनना है तब आपके पास में क्या क्या शर्तें होनी चाहिए,
ये सारी कुछ लागू होती है और ये सारी कुछ जानकारी देते हैं 59 अनुच्छेद देता है साथियों। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं शपथ, यानी कि आप राष्ट्रपति बन चुके हो तब आपको शपथ कौन सा अनुच्छेद दिलाता है, ये 60 हो जाएगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कहाँ में मिलता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा ये अनुसूची तीसरा हो जाएगा या अनुच्छेद 60 हो जाएगा। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 60 हो जाएगा, ना कि अपनी तीसरी अनुसूची हो जाएगी। राष्ट्रपति हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा और राज्यपाल हो जाए, ये सारी की सारी अपनी को शपथ है, इनका अलग से अपना अनुच्छेद होता है साथियों। बाकी सारी शपथ का उल्लेख अपनी तीसरी अनुसूची में मिलता है, जो कि मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया था। आप जरूर से जरूर हमारे पुराने वाले वीडियो देख लेना। आगे देखते हैं, अब देख लेते हैं 61 महाभियोग की प्रक्रिया देख लेते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जाता है। सारी कुछ जानकारी अपने 61 में मिलती है और ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। वैसे भी मैंने आपको भारत के जितने भी स्रोत है सब कुछ आपको करा दिया है, यकीनन आपने जरूर से जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेना साथियों। अब देख लेते हैं 62, यहाँ पे लिखा गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो 6 माह के भीतर उनको भरना चाहिए। ऐसा कौन सा कहता है, 62 अनुच्छेद कहता है। अब देख लेते हैं 71, यहाँ पे निर्वाचन की जांच की जाती है, यानी कि राष्ट्रपति का जब भी चुनाव होता है वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऊंच नीच हो सकती है, फेरबदल हो सकता है, विवाद हो सकता है। यह जांच कौन करेगा, ये सर्वोच्च न्यायालय करेगा। और ये अनुच्छेद कौन सा कहता है, 71 अनुच्छेद कहता है साथियों। आगे सब कुछ आपको बता दूंगा। अब देख लेते हैं 72, ये हो जाएगा क्षमादान हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति के पास में एक ऐसी भी शक्ति होती है कि वह समाधान भी कर सकता है और वो भी अपने 5 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा क्षमा, दूसरा हो जाएगा लघुकरण, तीसरा हो जाएगा परिहार हो जाएगा, चौथा हो जाएगा विराम हो जाएगा और आखिरकार 5वां हो जाएगा विलंबन हो जाएगा। ये सारी की सारी शक्ति किसके पास में होती है, राष्ट्रपति के पास में होती है। अनुच्छेद पूछा जाए तो 72 हो जाएगा साथियों, और ये वाले पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं 74, यहाँ पे राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री होती है, यानी कि मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है और उसमें होता है पीएम होता है और उनकी मंत्रिमंडल होती हैं साथियों। ये दोनों के दोनों अपने राष्ट्रपति को सहायता देते हैं, किस प्रकार से आपको भाषण देना है, किस प्रकार को आपको सिग्नेचर करने, सारा कुछ वगैरह डिटेल बाय डिटेल कौन देते हैं, यही अपनी पीएम और उनकी मंत्रिमंडल देती हैं साथियों। वास्तविक संस्थापक कौन सा हो जाएगा, पीएम हो जाएगा, लेकिन भारत का सर्वोत्तम पद कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है साथियों। यही अपना अनुच्छेद है जिसके तहत ये सारा कुछ मामला चलता है। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं 75 अनुच्छेद देख लेते हैं। इसके तहत पीएम और मंत्री ये अपने राष्ट्रपति के पश्चात पर पद ग्रहण करेंगे साथियों, यानी कि पीएम की नियुक्ति कौन कराता है, ये कराता है अपने राष्ट्रपति करवाता है, और उनकी मंत्री की नियुक्ति कौन कराता है, राष्ट्रपति कराता है, और इनके पश्चात पर होंगे साथियों, यानी कि इसकी देखरेख में सारे कुछ होंगे साथियों। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं महान्यायवादी देख लेते हैं, और उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, ये 76 अनुच्छेद के तहत ये करता है साथियों, और ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब देख लेते हैं 77, यहाँ पे सभी भी अपने कार्य अपने राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। ऐसा कौन सा कहता है, 77 कहता है, अनुच्छेद कहता है साथियों। और ये सारे के सारे है ना अनुच्छेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको फैक्ट के आधार पर पूछे जाते हैं, जो मैं आपको आगे बड़े ध्यान तरीके से, बड़े संयम तरीके से, सरल भाषा में सब कुछ आपको बता दूंगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पूछे जाते हैं। अब मैं आपको पूछूंगा यहाँ से आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आराम से आपको इनको सही से जवाब देना। जैसे आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का राष्ट्रपति होगा, ये कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, तो कौन सा हो जाएगा, 52 हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास में होती है, राष्ट्रपति के पास में होती है। कौन जानकारी देता है, ये 53वां अनुच्छेद देता है साथियों। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है, लेकिन प्रक्रिया कहाँ पे होती है, 55
5 में होती है साथियों। ध्यान रखना, निर्वाचन अलग हो जाएगा और निर्वाचन की प्रक्रिया अलग हो जाएगी साथियों। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में मिलता है, तो ये अपने 56 में मिलता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 58 हो जाएगा। शर्त में कौन सा हो जाएगा, 59 हो जाएगा। शपथ में कौन सा हो जाएगा, 60 हो जाएगा। महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को किसके अनुच्छेद के तहत अगर हटाया जा सकता है, तो ये 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। ये सारे कुछ वर्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और यदि कोई राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय कोई विवाद हो जाए तो इसका निपटारा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। और ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, 71 कहता है, पूछा जाता है। राष्ट्रपति के पास में समाधान की शक्ति होती है। इनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, ये अपने 72 में मिलता है। कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी क्षमा हो जाएगी, लघुकरण हो जाएगी, परिहार हो जाएगी, विराम हो जाएगी और विलंबन हो जाएगी। ये सारी की सारी 5 शक्तियाँ हैं ना, ये अपने राष्ट्रपति के पास में होती है। और इनका क्रम आप जरूर से जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आपको क्रम के भी अनुसार आपके क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। और राष्ट्रपति की सहायता के लिए कौन सी मंत्रिमंडल होती है, तो पीएम और उनकी मंत्री परिषद होती है। ऐसा उल्लेख कहाँ पे मिलता है, 74 में मिलता है साथियों। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, 76 के तहत ये करता है साथियों। यानी कि आपके यहाँ से 10-12 प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 10 क्या 12 क्या 15 प्रकार के आपके 100% आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। अब अपन एक एक करके सारे कुछ वगैरह देखने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपको यहाँ तक आप देख रहे हो तब आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम में जुड़ जाना और पीडीएफ भी डाउनलोड कर देना। पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। और जो मैं आपको सारा कुछ आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पीडीएफ के आधार पर सब कुछ बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। अब अपन देख लेते हैं अनुच्छेद 53। इसमें क्या लिखा है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और उसका प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता के अनुसार होता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने कहावत तो जरूर से जरूर सुनी होगी कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं साथियों। अपन लोगों को क्या लगता है कि जब राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है तब वह कानून बन जाता है साथियों, लेकिन उसके पीछे कौन सा होता है, ये पीएम होता है और उनकी मंत्री परिषद होती है। यही सारा कुछ को निर्णय करती हैं कि कौन सा कानून होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। और ये फिर आगे भेज देते हैं और ये राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है और वो कानून बन जाता है साथियों। यानी कि वास्तविक संस्थापक कौन सा हो जाएगा, पीएम हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। और भारत का पहला पद कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। सब कुछ जो भी कार्य किया जाता है जो अपने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की देखरेख में किया जाता है साथियों। आप मान सकते हो आज जो भी आपका राष्ट्रपति जो भी खाना खाएगा उसका निर्णय कौन करता है, ये मेरा पीएम ही करता है साथियों। यानी कि उसके बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता है साथियों। लेकिन राष्ट्रपति केवल सैलरी के आधार पर दिया जाता है। यानी कि उनकी सैलरी कितनी होती है, 5 लाख रुपए होती है। वह लेता है और चुपचाप बैठा रहता है। बाकी कार्य कौन सा करता है, पीएम करता है। जैसा पीएम कहेगा वैसा वो राष्ट्रपति सब कुछ वर्क करेगा। सब कुछ आप अच्छी तरह से समझना। यानी कि वास्तविक संचालक कौन सा कर रहा है, ये अब पीएम नरेंद्र मोदी कर रहा है साथियों। ये वो जो आपके वर्तमान में अपने प्रधानमंत्री है। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 54 साथियों। किससे संबंधित हो जाएगा, निर्वाचन से संबंधित हो जाएगा साथियों। अब देख लेते हैं यहाँ के निर्वाचन के समय कौन से हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे हो जाएगी लोकसभा, कौन से हो जाएगी, लोकसभा और राज्यसभा और प्लस वगैरह विधायक साथियों। कौन से हो जाएगी, विधायक, जिसे कहते हैं एमएलए कहते हैं, ये हो जाएंगे। जो अपने सारे के सारे निर्वाचन होने चाहिए साथियों। यानी कि जनता के द्वारा सीधे चुने गए ना, वह सारे के सारे होने चाहिए, ना कि मनोनीत होने चाहिए साथियों। ध्यान से सुना, लोकसभा और राज्यसभा और एमएलए ये सारे के सारे निर्वाचन होने चाहिए, सदस्य होने चाहिए, ना कि अभी मनोनीत वाले होने चाहिए। और ये सारे के सारे एकता होते हैं तब अपने ये चुनाव करते हैं, उसी के आधार पर यह राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है साथियों।
ध्यान रखना, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, सारे के सारे कैसे होने चाहिए सदस्य, निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, जो अपने लोगों से चुनाव के आधार पर जीत के आते, वह सारे के सारे होने चाहिए साथियों, जिसमें हो जाएंगे संसद हो जाएंगे और सारे के सारे विधायक हो जाएंगे साथियों। ठीक है ना, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। लेकिन एक अपना अपना होता है संविधान संशोधन होता है, जो हो जाएगा 70वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, जिसके तहत दिल्ली और पांडिचेरी के कि निर्वाचित के सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। यानी कि यहाँ पे आ जाएगी दिल्ली और यहाँ पे आ जाएगी पांडिचेरी और यहाँ पे संसद आ जाएगी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा और वह और उसके साथ में विधायिका यानी कि जिसे कहते हैं एमएलए, और ये सारे के सारे है ना निर्वाचन होने चाहिए साथियों। और ये सारे के सारे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं साथियों। और ये सारी कुछ जानकारी कौन बताता है, ये अपने अनुच्छेद 54 बताता है साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है। अब इनको मिटा देते हैं। फिर देखो ये रही तीसरी लाइन, आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत और अपने विधान परिषद इनके सदस्य भाग नहीं लेते हैं साथियों। ठीक है ना, समझ गए, विधान परिषद अपने भाग नहीं लेती है, ना ही अपने मनोनीत सदस्य ये अपने भाग नहीं लेती हैं साथियों। अब आप सोच रहे होंगे विधान परिषद क्या होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखते हैं, राज्य इस प्रकार से ये दो भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है विधानसभा होती है, एक अपने विधान परिषद होती है। जो ये अपनी विधान परिषद है ना, ये अपने भाग नहीं लेती है और अपने यह भाग लेती है विधानसभा भाग अपने लेती है। कौन से सदस्य लेती है? जो अपने निर्वाचित है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जो अपने निर्वाचित है वही अपने भाग लेती है, ना कि अपने मनोनीत लेती हैं साथियों। और इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। आई होप आपको 53 और 54 अनुच्छेद अच्छी तरह से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कार्यपालिका शक्ति किसके पास में होती है? राष्ट्रपति के पास में होती है, लेकिन किसके अनुसार कार्य करते हैं? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के सलाह के ऊपर कार्य करती हैं साथियों। 54 में क्या हो जाएगा? उनका निर्वाचन हो जाएगा। निर्वाचन कौन करते हैं? संसद के और विधानसभा के जो भी आपके निर्वाचन सदस्य है वह भाग लेते हैं। और 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पांडुचेरी के जो भी आपके निर्वाचन सदस्य है वह इसमें भाग लेते हैं साथियों। लेकिन मनोनीत और विधान परिषद ये अपने भाग नहीं लेती हैं साथियों। ध्यान रखना, डाउट नहीं रहना चाहिए और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आगे। अब अपन देख लेते हैं 55, जिसमें क्या मिलता है? निर्वाचन की प्रक्रिया मिलती है साथियों, विधि मिलती है, किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होगा साथियों। यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो यह विधि का पालन करना पड़ेगा साथियों। कौन सी विधि हो जाएगी? उसे कहते हैं एकल संग्रामन अनुपादिक पद्धति कहते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है, फिर से सुन लीजिए। एकल संगमन अनुपातिक पद्धति कहते हैं साथियों। और इसका आविष्कार किसने किया था? और इसका आविष्कार किया था थॉमस हेरल ने किया था। और इस पद्धति को कहते हैं हेरल पद्धति भी कहते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना। अब आपका पहला ही क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी पद्धति के आधार पर किया जाता है? या हेरल पद्धति के आधार पर किया जाता है या एकल संक्रमण अनुपातिक पद्धति के आधार पर किया जाता है साथियों। ठीक है ना, डाउट नहीं है ना, डाउट नहीं रहना चाहिए। ये आपका पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब देख लेते हैं इसमें विधायक और संसद किस प्रकार से भाग लेते हैं, किस प्रकार का उनका मत का मूल्य होता है, वो अपन देख लेते हैं। अब देख लेते हैं मत का मूल्य किस प्रकार से निकाला जाता है। अब ये आप नीचे आप सूत्र अच्छी तरह से देख सकते हो। इस प्रकार से निकाला जाता है उस राज्य के कुल विधायक, यानी कि ये अपने राजस्थान हो जाएगा, ये अपने राजस्थान है, इस राज्य में कुल कितने विधायक हो जाएंगे वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। और उस राज्य की 1971 की जनसंख्या, ध्यान रखना 1971 की जनसंख्या वह अपने ऊपर में लिखी जाएगी और इंटू 1/1000 किया जाएगा, तब जाके वह अपने राष्ट्रपति का मूल्य आ जाता है साथियों। फिर से सुना, यदि आप विधायकों के सदस्य हो तब आपका मूल्य किस प्रकार से निकाला जाता है? उस राज्य के जितने भी आपके विधायक हैं ना, उनकी संख्या आपके नीचे यहाँ पे लिखी जाती, बट्टे में लिखी जाती है और ऊपर वहाँ पे 1971 की जनसंख्या लिखी जाती है और इंटू किया जाता है 1/1000 किया जाता है, तब जाके उस विधायक के मूल्य के बारे में पता
चलता है साथियों। जिस प्रकार आपने राजस्थान के विधायक का मूल्य कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा साथियों। उसी प्रकार आपने यूपी का अलग होता है, बिहार का अलग होता है, छत्तीसगढ़ का अलग होता है, वेस्ट बंगाल का अलग होता है, सारों का अलग अलग मूल्य होता है साथियों। इस प्रकार से इस विधि के आधार पर निकाला जाता है साथियों, और उसके तहत ये एकल संगमन अनुपाती पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है साथियों। थोड़ा डीप क्वेश्चन है, क्या पता आपका पूछा भी जा सके, मैं आपको अच्छी तरह से आपको बता रहा हूं साथियों। उसी प्रकार आपने सांसद का भी निकाला जाता है। किस प्रकार से निकाला जाता है ये आप देख सकते हो। कुल सांसद कितने हो जाएंगे वह सारे का सारा कुछ निकाल जाता है, और कुल विधायकों का मत कितना हो जाएगा उस प्रकार के आधार पर निकाला जाता है। इस प्रकार से ये सारा कुछ निकाला जाता है, यानी कि सांसद और विधायक का कुल कितना मूल्य हो जाएगा उसी के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आई होप आपको मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और इस विधि को क्या कहते हैं, हेराल्ड विधि भी कहते हैं, यानी कि थॉमस हेराल्ड विधि भी कहते हैं, और एकल संगमरमर पद्धति भी कहते हैं साथी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि आपको डाउट है तब आप फिर से अगर वीडियो देखें तब आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा साथियों। अब देख लेते हैं 84वां संविधान संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी लिखा गया था 2001 की जनगणना के अनुपात, यह अपनी जनगणना 2026 तक यह अपने आधारित हो जाएगी साथियों। आपको ये इतना ही ध्यान में रखना है साथियों। ये हो गया आपका अनुच्छेद 55 हो गया, जिसमें अपने राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तब आपके पास में क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, सारा कुछ अपन देख लेते हैं। यदि आपको राष्ट्रपति बनना है, यदि आपका नाम अगर रामू है, शामू है, जो भी है, यदि आपको बनना है तब आपको क्या चाहिए, आपको 50 प्रस्तावित चाहिए और 50 अनुमोदन चाहिए, और आपके पास पैसे होना चाहिए 15,000 रुपये होने चाहिए, तब जाके आप बन सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे ये 50 दस्तावेज क्या होते हैं, 50 अनुमोदन क्या होता है साथियों। पहले देखते हैं 50 प्रस्तावित। इनका मतलब होता है जो भी आप राष्ट्रपति है ना, जो भी आपके संसद है ना, उनके जितने भी आपके सदस्य हैं ना, वो आपके पक्ष में होने चाहिए। यदि आपको अभी राष्ट्रपति बनना है, यानी कि ये राम है, उनको राष्ट्रपति बनना है, तो उसके पास में 50 अपने सांसद होने चाहिए साथियों। क्या होने चाहिए, सांसद होने चाहिए, और ये सारे के सारे होने चाहिए। और हमें 50 अपने अगर सांसद होने चाहिए, और उनके वगैरह लिखित सिग्नेचर चाहिए कि ये राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है, और ये दोनों की दोनों प्रक्रिया अगर आपके पास में होनी चाहिए, तब जाके आप अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो साथियों। यह दोनों की दोनों अपने सारे कुछ वगैरह होनी चाहिए साथियों। और आपके पास में 15,000 रुपये होने चाहिए साथियों। कितने होने चाहिए, 15,000 रुपये होने चाहिए, तब जाके आपके ये पैसे जमा हो जाएंगे, तब आप राष्ट्रपति के पद के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ध्यान रखना, अब ये आपको पैसे वापस कैसे मिलेंगे वो भी आप अगर देख लीजिए। यदि आपको चुनाव के समय 1/6 से अगर चुनाव में बिल्कुल कम आपके मतदान मिले हैं, तब आपको पैसे वगैरह नहीं दिए जाएंगे। यानी कि मान लीजिए आपके 1/6 से कम आपके मतदान आ गया, तो उसके तहत आपको ये पैसे नहीं दिए जाएंगे। वास्तव में ये जो पैसे का मूल्य नहीं हो जाएगा, उस समय जो भी आपके उम्मीदवार हो जाएंगे राष्ट्रपति के चुनाव में जो लड़ रहा है, उनकी बिल्कुल इंसल्ट हो जाएगी। और उसे इस प्रकार से होती है कि उनको 1/6 भी भाग अगर कुल का नहीं आया, इस प्रकार से उनकी इंसल्ट बुरी तरह से हो जाती है साथियों। समझ गए ना, ये बात चल रही है, इंसल्ट की बात चल रही है साथियों। और यदि आपको बनना है तब आपको 50 अपने सांसद का सिग्नेचर चाहिए, 50 अपने अनुमोदन चाहिए, और 15,000 की अपने राशि भी चाहिए साथियों, यदि आपको बनना है तब वगैरह, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 56। इसमें क्या हो जाएगा, कार्यकाल हो जाएगा। यानी कि आप राष्ट्रपति बन गए हो, तब आप कितने साल तक आप अगर भारत के राष्ट्रपति बन सकते हो, तब आप अगर 5 वर्ष तक अपने राष्ट्रपति बन सकते हो। ध्यान रखना, 5 वर्ष तक आप बन सकते हो, लेकिन उसके तहत अनुच्छेद 61 के तहत आप पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई महाभियोग नहीं लगाया जाए साथियों, तब आप 5 वर्ष तक रह सकते हो। यदि आपके समय काल में यदि महाभियोग लग गया तो उसके तहत आपको 20 से ही हटाया जा सकता है साथियों। यानी कि ये दूसरे के तहत ये हटाया जाता है, राज्यसभा
और लोकसभा के सदस्य के आधार पर आपको हटाया जा सकता है साथियों। लेकिन यदि आपकी कोई मर्जी है, आपके तहत आप यदि खुद का अपने त्यागपत्र अपने दे सकते हो, तब आप अच्छी तरह से हट सकते हो साथियों। ये आपकी खुद की स्वयं की विवेक के आधार पर आप त्यागपत्र दे सकते हो। यदि आपको त्यागपत्र देना है तो उपराष्ट्रपति को आपको देना पड़ेगा, और उपराष्ट्रपति अपने किसे देते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं, जिसे कहते हैं स्पीकर कहते हैं साथियों। इस प्रकार से अब मैं आपको बताऊंगा आपका यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। इनको मिटा लेते हैं साथियों, ठीक है ना। अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, मैं आपको आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये डीपली है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष का होना चाहिए साथियों। कहाँ पे उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 56 में मिलता है। कहाँ पे महाभियोग की प्रक्रिया मिलती है? तो अनुच्छेद 61 के तहत मिलती है साथियों। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का त्यागपत्र किसे जाके देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को देता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है। अब देखते हैं 57 में अनुच्छेद में क्या हो जाएगा? ये पुनः निर्वाचन होने की योग्यता होनी चाहिए साथियों। यदि आपको राष्ट्रपति आप एक बार बन चुके हो, यदि आपको दोबारा बनना है, तब आप इसके तहत आप अगर जा सकते हो साथियों, ठीक है ना। मैंने आपको अंतिम में क्वेश्चन भी कराए, करीबन आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसके आप ये सारे के सारे आपको जानकारी मिल जाएगी साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं 58 अपने अनुच्छेद देख लेते हैं क्या क्या योग्यता होनी चाहिए साथियों। यदि आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है ना, तब आपके पास में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए साथियों। पहली, बिल्कुल सरल होनी चाहिए, आप अपने भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी, आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखना, आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, और आप भारत के नागरिक होने चाहिए। तीसरी शर्त यह होती है, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए साथियों। अब ये लाभ के पद पर क्या हो जाएगा? कोई भी, यदि आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हो, यदि आपका सिलेक्शन हो गया, तब आप सैलरी उठा रहे हो, तो वह लाभ का पद हो जाएगा, वह आपको छोड़ना पड़ेगा यदि आपको राष्ट्रपति बनना है साथियों। और दूसरे भी होते हैं, जैसे अपने ये होते हैं, राष्ट्रपति का पद होता है, उपराष्ट्रपति का पद होता है, राज्यपाल होता है, और संघ और राज्य का मंत्री होता है। ये अपने लाभ का पद नहीं होता है साथियों, लेकिन आप समझ सकते हो ये लाभ का पद बहुत ही ज़्यादा होता है साथियों। इसके अलावा जो भी पद है ना, वह सारे के सारे लाभ के पद हो जाएंगे साथियों। इनमें से आपको चल सकते हो, बाकी दूसरों में किसी भी प्रकार से नहीं चल सकते हो। इसे कहते हैं लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ना ही आपकी कोई नौकरी होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, तब जाके आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हो साथियों। और अंतिम में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए साथियों। और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है साथियों। अब मैं आपको बताऊंगा ये वाला क्वेश्चन आपका किस प्रकार से पूछा जाता है। ध्यान से सुनना, और इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, जो सिंपल है, कि भारत के राष्ट्रपति की योग्यता कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 58 में मिलता है साथियों। और भारत के राष्ट्रपति की, और भारत का यदि आपको राष्ट्रपति बनना है, तब आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए साथियों। और भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा में किसकी योग्यता होनी चाहिए? तो लोकसभा की होनी चाहिए साथियों। ये आपका पूछा जाता है साथियों, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। नहीं आ रहा समझ, दोबारा से देख लेना, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, इनको मिटा देते हैं। अब देख लेते हैं 59 अनुच्छेद देख लेते हैं, जहां पे अपन देख लेते शर्त देख लेते हैं। यदि आप भारत के राष्ट्रपति बन गए हो, तब आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, क्या क्या शर्तें आपकी होनी चाहिए, किस प्रकार से होगी, सारा कुछ देंगे। पहली, शासकीय आवास में आपको रहना पड़ेगा, यानी कि आपको एक बड़ा सा बंगला दिया जाएगा, वहां पे आपको रहना पड़ेगा साथियों। ये आपकी पहली शर्त हो जाएगी साथियों। और दूसरी शर्त, आपके वेतन में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी साथियों, यानी कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि आप भारत के राष्ट्रपति बन गए हो, तब आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 5 लाख रुपए हो जाएगी, और आपकी सीधी सीधी आपके अकाउंट में ये 5 लाख रुपए आ जाएगी। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा साथियों। और ये 5 लाख अपने कहाँ से लिए जाते हैं?
ये अपने संचय निधि के आधार पर वहाँ से निकाले जाते हैं और आपके अकाउंट में सीधा का सीधा डाल देते हैं साथियों। और ये पद कौन सा हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति का पद हो जाएगा साथियों। ठीक है ना? आपको ये सारी की सारी शर्तें मंजूर होनी चाहिए साथियों। आपको घर नहीं जा सकते, यानी कि आप घर में नहीं जा सकते और आपको केवल केवल अपने उस महल में आपको रहना पड़ेगा साथियों। ठीक है ना? आपके वेतन में किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा और ये वेतन अपने संचय निधि के आधार पर निकाला जाता है साथियों। और ये मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया था। 50 मंत्रियों की प्रस्ताव चाहिए और 50 अपने मंत्रियों की अनुमोदन की आवश्यकता होती है और 15,000 आपके पास में होने चाहिए, तब जाके आपको ये सब कुछ की जानकारी मिलनी चाहिए। ठीक है ना? यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते। शर्त के आधार पर ध्यान रखना, शर्त अलग हो जाएगी, योग्यता अलग हो जाएगी साथियों, क्योंकि यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज हो जाते हो। ध्यान रखना, ठीक है ना? पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 60, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो जाएगा? शपथ हो जाएगा। अब आप भारत के राष्ट्रपति बन गए हो, तब आपको शपथ कौन सा दिलाएगा? ये दिलाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वह दिलाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। लेकिन शपथ कौन दिलाता है? ये अपने सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है साथियों। यदि वह पद में नहीं है तो उस न्यायालय का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति आपको शपथ दिलाता है साथियों। ठीक है ना? पूछा जाता है शपथ का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? अनुच्छेद 60 में मिलता है। और शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का विशिष्ट अपने न्यायाधीश दिलाता है साथियों। ठीक है ना? किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे चलते हैं, इनको मिटा देते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 61, जिसे क्या कहते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। कहाँ से लिया गया था? ये अपने अमेरिका से लिया गया है। इसमें क्या होता है? भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया मिलती है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कहाँ पे मिलती है? अनुच्छेद 61 में मिलती हैं। अब अपन इसके बारे में देख लेते हैं। इसके तहत किसी भी अपने सदन में, या राज्यसभा हो गया या लोकसभा हो गया, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। 1/4 अपने सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए, तब वह लाया जाता है। तब वह, यदि वह राज्यसभा में आ गया है, फिर वो लोकसभा में जाएगा, फिर वो पुनः अपने राज्यसभा में आ जाएगा और यहाँ पे 2/3 बहुमत के आधार पर सिग्नेचर किया जाना चाहिए। और इसके तहत यदि वो पास हो गया, तब अपने राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति से सारी कुछ को जानकारी लेनी पड़ती है और उसे 14 दिन का पहले एक बार नोटिस दिया जाता है कि आपके ऊपर महाभियोग लागू होने वाला है। आप अपने खुद के स्तर पर होकर सारी कुछ कर योजना कर सकते हो। और ये कौन सा कराता है? ये महाभियोग के बारे में कराता है, जो मैं आपको मैप के आधार पर, आगे आपको चार्ट के आधार पर सब कुछ बता देता हूँ। अब देखते हैं महाभियोग और इनकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई साथियों। क्या कारण है कि महाभियोग लागू किया जाता है? यदि कोई राष्ट्रपति किसी भी संविधान का उल्लंघन करता है तो अपने 56(2) के तहत इनको हटाया जा सकता है। प्रक्रिया कहाँ पे मिलती है? 61 में मिलती है। और जांच कहाँ पे होती है? ये होती है 361A में होती है साथियों। और ये तीनों की तीनों फैक्ट है ना, ये आप ध्यान से याद करना साथियों। कारण क्या हो जाएगा? संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग लागू किया जाता है। और प्रक्रिया कहाँ पे हो जाएगी? ये हो जाएगी अनुच्छेद 61 में हो जाएगी। और जांच कौन करता है? ये 361A के तहत ये किया जाता है साथियों। और ये कहाँ से स्रोत लिया गया था? अमेरिका से लिया गया है। कितने दिन पहले अपने राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है? 14 दिन पहले ये किया जाता है। संसद में कितने बहुमत होना चाहिए? 2/3 बहुमत होना चाहिए। इस प्रकार से होता है। किस सदन में लाया जाता है? किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं महाभियोग शब्द, ये किसके लिए लाया गया है? ये अपने केवल अपने राष्ट्रपति के लिए लाया जाता है। और ये अपने अर्ध न्यायपालिका प्रणाली होती है साथियों। ये भी आपका पूछा जाता है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की हो जाएगी? अर्ध न्यायपालिका हो जाती है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, इस कारण मैंने ये साथ साथ में ऐड कर लिया गया है साथियों। अब इसमें कौन सा भाग लेते हैं साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो अपने महाभियोग की प्रक्रिया है, इसमें कौन से सदस्य अपने भाग लेते हैं साथियों? ध्यान रखना,
इसमें सदन के दोनों सदन में भाग लेते हैं, चाहे वह निर्वाचित हो या मनोनीत हो, ये दोनों के दोनों अपने भाग लेते हैं साथियों। लेकिन चुनाव के समय केवल निर्वाचित ही सदस्य अपने भाग लेते हैं, लेकिन हटाने पर, महाभियोग पर ये दोनों के दोनों अपने भाग लेते हैं साथियों। ये पॉइंट आप ध्यान से सुनना साथियों। फिर से मैं कह रहा हूँ, यदि राष्ट्रपति का चुनाव किया जा रहा है उस समय सदन और विधायक ये दोनों के दोनों अपने निर्वाचित होने चाहिए साथियों। लेकिन महाभियोग के समय संसद होती है, उनके सदस्य वह अपने निर्वाचित और मनोनीत ये दोनों के दोनों होने चाहिए साथियों। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विधानसभा भाग नहीं लेती है साथियों। विधानसभा अपने निर्वाचित के समय भाग लेती है, यानी कि चुनाव के समय अपने भाग लेती है, विधानसभा लेती है, जिसे कहते हैं विधायक कहते हैं, एमएलए कहते हैं, वह अपने चुनाव के समय भाग लेती है। और ये अपने महाभियोग के समय ये भाग नहीं लेती है। और महाभियोग के समय केवल संसद भाग लेती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा जो अपने निर्वाचित और मनोनीत ये दोनों के दोनों अपने भाग लेती हैं साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है साथियों। अब मैं आपको बताऊंगा इनकी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। ये हो जाएगा अपना लोकसभा और ये अपने हो जाएगा राज्यसभा। किसी भी संसद में ये लाया जा सकता है, किसी भी सदन में ये लाया जा सकता है और दूसरे सदन में इनकी जांच की जाती है। यानी मान लीजिए ये लोकसभा में आ गया और फिर ये चला जाएगा अपने राज्यसभा में चला जाएगा और वहाँ पे 2/3 के बहुमत के आधार पर वहाँ पे जांच की जाती है। फिर वहाँ पे वो सिग्नेचर किया जाता है, फिर यहाँ पे आ जाता है, पुनः अपने लोकसभा में आ जाता है साथियों। और जब यहाँ पे भी पास हो जाता है तब राष्ट्रपति को हटाया जाता है साथियों। उससे पहले अपने राष्ट्रपति को 14 दिन पहले अगर नोटिस किया जाता है और अपने राष्ट्रपति खुद या खुद का प्रतिनिधि वहाँ पे आता है साथियों। ठीक है ना, ये अपनी छोटी मोटी प्रक्रिया होती है साथियों। ध्यान से देखना, अच्छी तरह से देख लेना, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। किसी भी सदन में ये लाया जा सकता है, लोकसभा हो जाए या राज्यसभा हो जाए, दूसरे सदन में ये जांच की जाती है। यदि लोकसभा में लाया गया तो वहाँ पे 1/4 भाग पर सिग्नेचर किया जाए, फिर ये चला जाता है राज्यसभा में चला जाता है और वहाँ पे 2/3 के बहुमत के आधार पर लिया जाता है, फिर वापस चला आता है लोकसभा में आता है, फिर वहाँ पे 2/3 की बहुमत के आधार पर फिर से अगर सिग्नेचर किया जाता है, फिर अपने राष्ट्रपति को सारी कुछ सूचना दी जाती है और राष्ट्रपति स्वयं या खुद का प्रतिनिधि वहाँ पे भेजता है। यदि वहाँ पे वो पास हो गया तो राष्ट्रपति उसके पद से हटाया जाएगा, नहीं तो वो बैठा रहेगा साथियों। ठीक है ना, पूछे जाते हैं, हर लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों, क्योंकि पॉलिटिकल ऐसा ही शब्द है जो आपके वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी आपकी प्रक्रिया है वो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं और ये आप देख सकते हो, ये लोकसभा और राज्यसभा, ये फिर से अगर पेज आ गया है जो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। अब आपके राष्ट्रपति को हटा दिया गया है, यानी कि आप अगर हट गए हो साथियों। अब देख लेते हैं, यदि तो हट गया हो या त्यागपत्र दे दिया गया हो। यदि राष्ट्रपति यदि मर गया, मृत्यु हो गई हो, या उसने त्यागपत्र दे दिया हो, या महाभियोग की प्रक्रिया हो गई हो, उसके तहत ये पद खाली हो गया हुआ, तब उसके ऊपर कौन कार्य करेगा? यह करेगा उपराष्ट्रपति, उनके कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा साथियों। यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तब कौन करेगा? तब ये भारत का मुख्य न्यायाधीश वह अपना पद ग्रहण करेगा साथियों। यदि ये भी नहीं है तब क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट का विशिष्ट न्यायाधीश है वह अपना पद ग्रहण करेगा साथियों, क्योंकि पूछा जाता है। ध्यान से सुनना, फिर से सुनना, यदि भारत का राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो या उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू हो गई हो और पद खाली हो गया या उसने त्यागपत्र दे दिया हो, तब ये पद बिल्कुल खाली हो जाता है। तब वहाँ पे पद कौन संभालता है? ये संभालता है उपराष्ट्रपति संभालता है। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तब कौन सा संभालेगा? यह संभालेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये संभालेगा। यदि ये भी नहीं है तब कौन संभालेगा? और यह संभालेगा सुप्रीम कोर्ट का विशिष्ट न्यायाधीश संभालेगा। यानी कि जो भी अपने अनुभव व्यक्ति है ना, वो अपने भारत का राष्ट्रपति का पद संभालेगा साथियों। और ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों। जो मैंने आपको पुराने वाले क्वेश्चन जो मैंने पीछे दिए 100 क्वेश्चन, वहाँ पे आपको सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल 62 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है वो अपन देख लेते हैं। राष्ट्रपति का पद उसके कार्यकाल के पूरा होने से पहले भरना चाहिए साथियों। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है
और उनके कार्यकाल से पहले उनका पद को भरना चाहिए। ये संविधान में लिखा गया है और हो जाएगा अनुच्छेद 62 हो जाएगा साथियों। अब देख लेते हैं 71। इसमें क्या क्या लिखा गया है ये भी आपसे पूछा जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद ये कौन को जांच करेगा? सुप्रीम कोर्ट अपने जांच करेगा। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि 5 लाख रुपए उनकी सैलरी है साथियों, क्योंकि गड़बड़ी हो जाती है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में गड़बड़ी हो जाती है तो इनका विवाद का निपटारा कौन करता है? तो यह करता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ये निपटारा कर देता है। और ये कहाँ पे लिखा गया है? ये अनुच्छेद 71 में लिखा गया है, पूछा जाता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट अपन देख लेते हैं राष्ट्रपति की समाधान शक्ति देख लेते हैं, यानी कि कौन सी शक्ति हो जाएगी। उसके तहत राष्ट्रपति अपने किसी भी मुलजिम को कुछ वगैरह रियायत दे सकते हैं और इनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ये अनुच्छेद 72 में मिलता है, यानी कि 72 में मिलता है। कौन सी हो जाएगी? क्षमा हो जाएगी, लघुकरण हो जाएगी, परिहार हो जाएगी, विराम हो जाएगी और विलंबन हो जाए। ये पांचों है ना शक्ति, ये आप ध्यान से याद करना और कर्म भी आप देखना। पहले कौन सा आएगा? क्षमा आएगा। दूसरा कौन सा आ जाएगा? लघुकरण आ जाएगा। तीसरा कौन सा आ जाए? परिहार आ जाएगा। चौथा कौन सा है? विराम आ जाएगा। और आखिरकार कौन सा आ जाए? विलंबन हो जाएगा। और इनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ये अनुच्छेद 72 में मिलता है, जो अपने राष्ट्रपति की समाधान शक्ति होती है साथियों। आई होप आपको यहाँ तक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अच्छी तरह से समझा रहा हूँ और बड़े ध्यान से आपको समझा रहा हूँ साथियों। और ये सारे के सारे आपको नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिल जाएंगे साथियों। जो ध्यान रखना एकदम फ्री नहीं है साथियों, इनका चार्ज मैंने रखा है। आगे चलते हैं। अब अपन देख लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ देख लेते हैं, जहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बड़े ध्यान से सुनना और नोट्स जरूर से ज़रूर डाउनलोड कर देना। अब देखते हैं अनुच्छेद 79। इसमें क्या लिखा है? राष्ट्रपति अपने संसद का अभिन्न अंग हो जाएगा साथियों। आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संसद का कौन सा अंग नहीं है साथियों। एक लोकसभा हो जाएगी, एक राज्यसभा हो जाएगी और एक राष्ट्रपति हो जाएगा। और तीसरा यानी कि चौथा ऑप्शन जो भी आ जाएगा वह अपना भाग नहीं हो जाएगा। और 79 के अनुसार यह पता चलता है कि संसद का भाग अपने राष्ट्रपति के आधार पर किया जाता है, यानी कि संसद हमने 3 भागों में बांटा गया है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। और इनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? 79 में मिलता है साथियों। और क्या शक्ति होती हैं? और होती हैं 80.2। इसमें क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जा सकता है। और ये शक्ति किसके पास में होती है? राष्ट्रपति के पास में होती हैं साथियों। ये 12 लोग हैं ना, इनके पास अगर कुछ ना कुछ तो विशेषता होती है, उसी के आधार पर ये सारा कुछ वगैरह करता है साथियों। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 80.2 हो जाएगा। ये आप चीज़ नोट करना, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास में होती है? राष्ट्रपति के पास में होती है साथियों। अब देखते हैं 331 अनुच्छेद। इसके अंतर्गत क्या होता है कि लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास में होती है? राष्ट्रपति के पास में थी साथियों। फिर से सुनना, ये पहले थी, आज के समय ये हटा दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? ये 104 संविधान संशोधन के तहत 2020 में इसे हटा दिया गया है साथियों। ध्यान रखना, कौन सा हटाया गया? लोकसभा में जो अपने एंग्लो इंडियन है ना, इनके 2 सदस्य चुने जाते थे, जो चुनता था राष्ट्रपति चुनता था, लेकिन उनको 102 संविधान संशोधन 2020 के तहत हटा दिया गया है साथियों। और क्या क्या हटाया? 104 संविधान संशोधन के अंतर्गत यह आगे जोड़ा गया था, यानी कि आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ा दी गई है साथियों। और दूसरा पॉइंट यही जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने के लिए रद्द किया गया है। और ये वाला आपका 100% आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान से सुनना। लोकसभा में है ना, जो अपने 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, लेकिन वर्तमान में ये नहीं चुने जाते हैं और इसे हटा दिया गया। 104वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। लेकिन राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं,
जो अपने अनुच्छेद हो जाएगा 80.2 हो जाएगा, जो ये राष्ट्रपति करता है साथियों। और ये तीनों के तीनों है ना लाइन ध्यान से सुनना। और ये वाला 85 नंबर है ना अनुच्छेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। राष्ट्रपति संसद को यानी कि संसद को लोकसभा और राज्यसभा को आहूत कर सकता है, सत्रवाहन कर सकता है और भंग भी कर सकता है। ये तीनों के तीनों शब्द है ना आप ध्यान से सुनना साथियों, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या कर सकता है? सत्रवाहन कर सकता है, आहूत कर सकता है और भंग करता है, यानी कि रद्द वो नहीं कर सकता साथियों। आपका क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, राष्ट्रपति के अनुसार संसद को वह आहूत कर सकता है, सत्रवाहक कर सकता है, भंग कर सकता है या वो रद्द कर सकता है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? यानी कि वह रद्द नहीं कर सकता, यह कथन गलत हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है। ये तीनों शब्द है ना आप ध्यान से एक बार देख लेना, समझ लेना, जो भी आपको करना है वो जरूर से ज़रूर कर देना। कहाँ पे लिखा गया है? 85 में लिखा गया है साथियों। यहाँ पे आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, ये इनकी शक्ति हो जाएगी। और भी शक्तियाँ हैं, देख लेते हैं। अब देख लेते हैं 86 में क्या लिखा गया है कि जब भी अपने लोकसभा का पहला सत्र होगा और अपने संयुक्त अधिवेशन होगा, उसका भाषण कौन कर बोलेगा? यह बोलेगा राष्ट्रपति बोलेगा साथियों। ध्यान से सुना, लोकसभा का पहला सत्र और संयुक्त अधिवेशन का बैठक, इसमें भाषण कौन करेगा? यह राष्ट्रपति करेगा। इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? 86 में मिलता है, पूछा जाता है। ध्यान रखना, लोकसभा का पहला सत्र, ना कि दूसरा ना कि तीसरा। फिर इसके बाद में लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, फिर यह अपने सारा कुछ कर भाषण करता है। लेकिन जब भी अपने संयुक्त अधिवेशन होगा, वह भाषण कौन करेगा? यह अपने करेगा राष्ट्रपति करेगा। ठीक है ना, पूछा जाता है। अब देख लेते हैं 87 में क्या लिखा गया है। इसके अंतर्गत जो भी अपना राष्ट्रपति जो भी भाषण देगा और वह तैयार किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति अपने मन के अनुसार भाषण नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना, मन के अनुसार नहीं कर सकता और उनको भाषण सारा कुछ वो दिया जाएगा, फिर वो आराम से पढ़ते हुआ ये लोकसभा के प्रथम सत्र में और संयुक्त अधिवेशन में वह भाषण करता है। तैयार कौन करता है? मंत्रिमंडल करती है साथियों। ध्यान से सुना, वह अपने स्वयं विवेक के आधार पर कुछ भी नहीं करता है साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है। अब देख लेते हैं 99। इसमें क्या मिलता है? इसमें राष्ट्रपति पोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अपने अस्थायी होता है उसकी नियुक्ति कर देता है। जो आपकी जितने भी नियुक्ति होती है ना, जो मैंने अच्छी तरह से आपको आगे चार्ट बता दिया है, मैं आपको अच्छी तरह से जितने भी आपकी नियुक्ति की जाती है सब कुछ आपको आगे मिल जाएगा साथियों। ठीक है ना, ये हो गया 99 अनुच्छेद हो गया साथियों। अब हम देख लेते हैं 110 अनुच्छेद देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये अपने हो जाएगा धन विधेयक हो जाएगा। और धन विधेयक हमेशा होगा राष्ट्रपति की पूरे मंजूरी के आधार पर, यानी कि पहले मंजूरी दी जाती है राष्ट्रपति की, फिर वह अपने सदन में लाया जाता है। और ये प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा करता है। यानी कि कौन सा धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा साथियों। और उससे पहले प्रमाणित होना चाहिए, राष्ट्रपति के आधार पर होना चाहिए साथियों। और ये कौन सा कहता है? 110 अपने अनुच्छेद कहता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये आपकी हर लाइन से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं संयुक्त बैठक। और ये कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन से अनुच्छेद में बुलाता है? 108 अनुच्छेद में बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन में बुलाता है साथियों। जो आज तक अपने 3 ही हुई है साथियों, जो मैं आपको डिटेल वाइज आगे बताने वाला हूँ। राष्ट्रपति का टॉपिक बहुत ही बड़ा लंबा है साथियों। ठीक है ना, यहाँ पे भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। 53 में आप सभी लोगों को पता है कार्य की सारी शक्ति किसके पास में होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। अब देखते हैं 74 में इसमें मंत्रिमंडल का उल्लेख मिलता है। और मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद ये किससे संबंधित हो जाएगी? ये अपने पीएम से संबंधित हो जाएगी साथियों, पूछा जाता है। और 75 में ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान से सुना, 75 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपने प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और 76 में यानी कि 76 में करता है
महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और 148 में नियंत्रण व महालेखा परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 155 में राज्यपाल, जितने भी राज्य के राज्यपाल है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होती हैं साथियों। 280 में राष्ट्रीय वित्त आयोग की नियुक्ति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पूछे जाते हैं ये सारे के सारे। 338 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की आयोग की सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? यह करता है राष्ट्रपति करता है। ध्यान से सुना, जितने भी अपने अध्यक्ष है ना उनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति करता है। और 340 के तहत ओबीसी आयोग की नियुक्ति कौन करता है? यह राष्ट्रपति करता है। और साथ साथ में जितने भी आपके विदेश में जितने भी राजदूत है उनकी नियुक्ति कौन करता है? यही अपना राष्ट्रपति करता है। और ये वाला क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी कंपनी की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपके 100% आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे के सारे इम्पोर्टेंट है साथियों। और ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं, जो मैंने आपको सब डिटेल वाइज बता दिया गया। अब मैं आपको बताऊंगा चार्ट, और वो भी आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। देख सकते हो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो क्या होता है, वास्तविक शक्ति किसके पास में होती है? अपने प्रधानमंत्री के पास में होती है। और कानून का सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी होता है। और उनकी नियुक्ति कौन करता है? यही करता है राष्ट्रपति करता है। जज की भी नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट के जज की, सुप्रीम कोर्ट के जज की, राज्य के जितने भी राज्यपाल उनकी नियुक्ति यही करता है। एजीसी की भी करता है। और केंद्रीय शासित प्रदेश के उपराज्यपाल और प्रशासन की नियुक्ति कौन करता है? यही करता है। और दिल्ली और पांडुचेरी के सीएम की नियुक्ति कौन करता है? यही करता है, अपने राष्ट्रपति करता है। पूछे जाते हैं वही मैं सब कुछ बताता हूँ। और ये आप अच्छी तरह से देख सकते हो, ये सारे की सारी नियुक्ति ये करता है। आप ये देख सकते हो, यूपीएससी की अध्यक्ष और उनके सदस्य की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति करता है साथियों। और मुख्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन कर रहा है? यही कर रहा है, राष्ट्रपति करता है साथियों। और राज्य भाषा के आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन कर रहा है? यही राष्ट्रपति करता है। और ये वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं साथियों। और राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य और उनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान से पढ़ने ला, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कर रहा है? अपना राष्ट्रपति कर रहा है साथियों। ये हो गई आपकी नियुक्ति। जितनी भी नियुक्ति हुई है, जो सारी किसके हाथ में हो रही है? राष्ट्रपति के हाथ में हो रही हैं साथियों। और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं सैन्य शक्ति, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पास में कौन सी सैन्य शक्ति हो जाएगी। जो इम्पोर्टेंट है वही आपके लिए लाया हूँ। पहले देखते हैं, राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है साथियों। और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है, आपने ज़रूर से ज़रूर एग्जाम दिया होगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और अनुच्छेद 124 के अंतर्गत जितने भी आपके मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है? यही करता है साथियों, राष्ट्रपति करता है साथियों। और ये सलाह भी अपने उनसे मांग भी सकता है। और 216 की तहत उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनके अन्य की नियुक्ति कौन करता है? यही अपने राष्ट्रपति करता है साथियों। और वेरी इंपॉर्टेंट शक्ति कौन सी हो जाएगी? समाधान की शक्ति हो जाएगी, यानी कि माफ़ करने की शक्ति हो जाएगी, जो अपने 72 अनुच्छेद में मिलता है साथियों। अब मैंने आपको 5 प्रकार की समाधान आपको शक्तियाँ बताई थी, और वो आपको ध्यान से सुनना है साथियों। क्या क्या विशेषता है देख लेते हैं। पहली होती है क्षमा। क्षमा का मतलब होता है पूरी तरह से क्षमा को माफ़ करना, यानी कि मेरी सज़ा हो गई है, फांसी की सज़ा, उनको पूरी तरह से माफ़ किया जाता है और मेरे को घर सीधा होकर भेजा जाता है। और ये केवल कौन कर सकता है? राष्ट्रपति ही कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति को कौन कहता है? गृह मंत्रालय की सलाह के आधार पर किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। पीछे कौन है? गृह मंत्रालय, जो किसके अंडर में आता है? पीएम के अंडर में आता है। और ये पीएम कहता है, वैसा अपना राष्ट्रपति कहता है। किसी को छोड़ना है तो सारा कार्य कौन कर सकता है? यही कर सकता है, पीएम कर सकता है। क्षमा का मतलब यह होता है पूरी तरह से क्षमा को माफ़ करना। लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता, उसी के पास में कोई भी शक्ति नहीं होती। और इसके अलावा ये चारों के चारों है ना शक्ति, ये अपने राज्यपाल के पास में होती है। ये भी आपका पूछा जाता है। अब देखते हैं परिलंबन। इसका मतलब क्या होता है? कि फांसी को कम कर देना साथियों। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति, उसकी फांसी होने वाली है, उसकी फांसी में देरी
की जा सकती है। जैसे आज अगर फांसी होने वाली है तो 1 महीने के बाद में फांसी हो सकती है, यानी कि कुछ टाइम उनको दिया जाता है साथियों, लेकिन पूरी तरह से माफ़ नहीं किया जाता है। अब देखते हैं परिहार। इसका क्या मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसको फांसी देने वाली है उनको वह आजीवन कारावास में परिवर्तन कर सकता है, उसे कहते हैं परिहार कहते हैं। यानी कि उनको सज़ा तो होगी लेकिन उनको फांसी नहीं दी जाएगी, उनको आजीवन कारावास दिया जाएगा। यह होता है परिवन होता है साथियों। अब देख लेते हैं लघुकरण। इसका मतलब होता है जो कठोर सज़ा होती है ना उनको कम किया जाता है। जैसे कि किसी की सज़ा 5 वर्ष हो गई है, उनको 2 साल किया जा सकता है, फिर उनको छुट्टी दी जाती है और ये कौन सा हो जाएगा, लघुकरण हो जाएगा साथियों। अब देखते हैं विराम। इसका मतलब होता है दंड को कम कर देना, बिल्कुल कम कर देना। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है, यदि कोई विकलांग है, यदि कोई कुछ भी अन्य प्रॉब्लम है तो उसको विराम दिया जाता है साथियों, यानी कि कम किया जा सकता है। और ये पांचों है ना शक्ति किसके पास में होती है, राष्ट्रपति के पास में होती है साथियों। और बाकी वाले ये चारों है ना ये अपने राज्यपाल के पास में होती हैं साथियों। आपका पूछा भी जाता है, थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए साथियों, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये आपको आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आया है ना तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। जितने भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, जो भी आपके हैं उनको ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं अध्यादेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे उल्लेख मिलता है, 1 2 3 में उल्लेख मिलता है साथियों। ठीक है ना, उल्लेख यहीं पे मिलता है। अब ये अध्यादेश का मतलब क्या होता है, ये होता है एक प्रकार का कानून होता है जो अपने सीमा अवधि तक होता है साथियों। सीमा अवधि कितनी हो जाएगी, 6 माह प्लस 6 सप्ताह होता है साथियों। ठीक है, ध्यान रखना, ये अपने अल्पकालीन के लिए कानून बनता है। क्यों लाया जाता है, यदि कोई सत्र नहीं चल रहा है और कानून बनना बिल्कुल अनिवार्य हो जाएगा, तब राष्ट्रपति के आधार पर एक अध्यादेश लाया जाता है और वह 6 माह के लिए और 6 सप्ताह के लिए लागू होता है साथियों। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है अध्यादेश किससे संबंधित हो जाएगा, 123 अनुच्छेद से संबंधित हो जाएगा साथियों, पूछा जाता है। अब इनका चार्ट के आधार पर अपन देख लेते हैं साथ। अध्यादेश की शक्ति कहाँ पे उल्लेख मिलता है, 1 2 3 में मिलता है साथियों। कब लाया जाता है, जब अपने सत्र नहीं चल रहा है तब ये लाया जाता है। तब यदि अचानक कानून की जरूरत पड़ती है तब ये लाया जाता है। और ये कहाँ से लिया गया था, 1935 के अधिनियम से लिया गया था और इनकी उस समय अवधि हो जाएगी 6 माह हो जाएगी साथियों। लेकिन उस समय लोकसभा यदि भंग हो गई हो तब ये अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, यदि लोकसभा पूरी तरह से भंग हो गई है तब ये अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है। लेकिन जब ये लोकसभा अपने है तब ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा के द्वारा ये लाया जाता है। ठीक है ना, लोकसभा के द्वारा ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर ये लाया जाता है और पीछे ये सारा कुछ की प्रक्रिया होती है सर। ठीक है ना, और ये किसी भी विषय में लाया जा सकता है साथियों। ठीक है ना, और ये वापिस भी लिया जा सकता है और मंत्रिपरिषद एक ही अध्यादेश को बार बार ये आगे भी बढ़ाया जा सकता है सर। अब देख लेते हैं अनुमति। वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुमति किस प्रकार से होती है, और ये अनुमति 6 सप्ताह तक होती है, यानी कि 42 दिन तक होती है। जैसे ये मान लिया जाए लोकसभा में आ गया है, फिर ये राज्यसभा में जाएगा, कुल कितना टाइम लगेगा, 42 दिन का टाइम लगेगा। और ये 42 और प्लस ये 6 महीने, कुल ये अधिकतम इनकी सीमा हो जाती है। कम से कम कितना हो जाएगा, 42 दिन हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा, 6 माह 42 दिन हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, ये भी आपका पूछा जाता है। और अध्यादेश ऐसा लाना चाहिए जिससे संविधान की मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वैसा अपना होना चाहिए, अध्यादेश होना चाहिए साथ। ठीक है ना, समझ गए अध्यादेश का मतलब क्या क्या होता है। कुछ समय के लिए लाया जाने वाला कानून वह होता है अध्यादेश होता है साथियों। अधिकतम सीमा कितनी होती है, 6 माह प्लस 42 दिन होते हैं। कम कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब अपन देख लेते हैं राष्ट्रपति शासन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है
क्या राष्ट्रपति शासन होता है, कितने भागों में डिवाइड होता है, सारा कुछ देखने वाले हैं। पहले देखते हैं राष्ट्रपति शासनकाल, जिसे कहते हैं आपातकाल, कौन से भाग में हो जाएगा। ये 18 भाग में हो जाएगा। जब मैंने आपको भाग करवाया था उसमें सब कुछ आपको बताया था, ये अपने 18 भाग में होता है। अब ये क्यों लगता है, राष्ट्रपति आपातकाल आखिर क्यों लगता है, वो अपन देख लेते हैं। इनका प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, यदि कोई देश में युद्ध हो जाए या युद्ध जैसी कोई स्थिति हो जाए, तब ये राष्ट्रपति शासन लगता है। साथियों ध्यान रखना, एक शब्द को अपने मूल संविधान में था, आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और इसको बाद में हटा करके यह लिखा गया, सशस्त्र विद्रोह लिखा गया था। साथियों ये भी आप चीज नोट करना, पहले क्या था, अशांति थी साथियों, और उसके शब्द को हटा के सशस्त्र विद्रोह लगाया गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत, समाज स्व संविधान संशोधन के तहत ये करवाया गया था। कौन थे उस समय, मोरारजी देसाई पीएम थे साथियों, ठीक है ना। ये आपका पूछा जाता, 1978 में किया गया था, और ये समाज स्व संविधान संशोधन के तहत अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह किया गया था, और ये आपातकाल के समय ये किया था साथियों, ठीक है ना। अब इनकी सिफारिश कौन करता है, जैसे कि आपातकाल लगने वाला, इसकी सिफारिश कौन करता है राष्ट्रपति से, तो ये मंत्रिपरिषद लिखित दस्तावेज के आधार पर ये करती हैं साथियों, और 1 माह के भीतर 2/3 बहुमत के आधार पर ये पेश किया जाता है, लोकसभा और राज्य में पेश किया जाता है, और 6 माह के लिए लग जाता है। और आज तक भारत में केवल अपने 3 ही आपातकाल लगे हैं साथियों, और ये आपके पूछे जाते हैं साथियों। ध्यान रखना, आजकल 3 ही लगे हैं जो आपके पूछे जाते हैं। पहला लगा था अक्टूबर 1992 में, जब अपने चीन ने आक्रमण किया था, उस समय भारत में आपातकाल लगा था, और उस समय पीएम कौन थे, और उस समय पीएम थे नेहरू जी थे साथियों। इसके कारण वगैरह आपातकाल लगा था। दूसरा आपातकाल लगा था दिसंबर 1971 में लगा था साथियों, जब पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था, उस समय ये लगा था, और अपने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया था, और उस समय राष्ट्रपति कौन से हो जाएंगे, वीवी गिरी हो जाएंगे साथियों, और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है। तीसरा अपना लगा था 3 जुलाई 1972 में लगा था। कारण क्या हो जाएगा, अशांति के आधार पर लगा था साथियों। इसी के कारण ये समाज स्व संविधान संशोधन के तहत अगर इसको शब्द को हटा के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। और ये किसने किया था, अशांति के कारण ये किया था इंदिरा गांधी जी ने किया था साथियों, और ये समाप्त हुआ था 1977 में समाप्त हुआ था साथियों। और उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन से हो जाएंगे, और वह थे फखरुद्दीन अली अहमद थे साथियों, और ये आपका पूछा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला अपना कब लगा था, 1962 में लगा था, चीन के आक्रमण के समय लगा था। दूसरा अपने भारत और पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था, उस समय लगा था, यानी कि पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था उस समय लगा था। तीसरा कारण क्या हो जाएगा, अशांति के कारण लगा था। और यहाँ पे आप देख सकते 78 नहीं होगा, ये 777 हो जाएगा। ये आप अगर जरूर से जरूर कर देना साथियों, ठीक है ना। ये थोड़ी मिस प्रिंट हो गई है, यहाँ पे 78 नहीं होगा, ये 777 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको अच्छी तरह से आपको बताऊंगा, बड़ी डिटेल वाइज बताऊंगा कि आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या प्रक्रिया होती है, कितना समय लगता है, सब कुछ देख लेते हैं साथियों। अब देख लेते हैं आपातकाल की शक्ति। भाग कौन सा हो जाएगा, 18 भाग हो जाएगा। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद अपने 352 से लगा के 360 तक हो जाता है, यानी कि अपने को 3 अपने आपातकाल मिलते हैं। कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा, जो अपने 352 से संबंधित हो जाता है। दूसरा हो जाएगा राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, जो अपने 362 से संबंधित हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा वित्तीय आपातकाल हो जाएगा, जो अपने 360 से संबंधित हो जाएगा साथियों। सीधा पूछा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 352 हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन कौन सा हो जाएगा, 365 हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल कौन सा हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे के सारे आपातकाल की भाग है साथियों। अब अपन एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है। इनकी प्रेरणा अपने जर्मनी देश के साथ में ली गई साथियों। कारण क्या हो जाएगा, कारण यदि देश में युद्ध की स्थिति हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, उसके तहत ये आपातकाल लगाया जा सकता है। और तीसरा अपने हाल ही फिलहाल ही जोड़ा गया था, जिसे कहते हैं सशस्त्र विद्रोह कहते हैं,
ये प्रमुख रूप से 3 कारण मिलते हैं। युद्ध हो जाए या बाहरी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, उसके तहत आपातकाल पूरे भारत में लगाया जा सकता है साथियों। और ये आज तक ये 3 बार लगे हैं साथियों। आप देख सकते हो चीन के समय, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय, पाकिस्तान ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय, और इंदिरा गांधी के तहत अशांति शब्द का यूज करके वगैरह आपातकाल लगाया गया था साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय शासन, देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है राज्य में आपातकाल शासन लगता है, और ये प्रेरणा कहाँ से ली गई, जर्मनी से ली गई साथियों। अब राज्य में आपातकाल करने का कारण क्या हो जाएगा, यही कारण हो जाएगा कि संविधान है ना, उसका उल्लंघन होने के कारण यहाँ पे किया जाता है साथियों। और जब राज्य में गवर्नमेंट सरकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, उसके तहत ये लगाया जाता है। यानी कि संविधान की रक्षा के लिए सारा कुछ वर्क किया जाता है, और ये राज्य में लगता है। और ये राष्ट्रीय आपातकाल ये पूरे राष्ट्र में लगता है, और राष्ट्रपति शासन ये अपने राज्य में लगता है। कारण क्या हो जाएगा, संविधान का उल्लंघन होना, उसी के आधार पर ये राष्ट्रपति शासन लगता है। सबसे पहले भारत में कब लगा था, ये लगा था पंजाब के समय लगा था, 1951 में लगा था। और आज तक सर्वाधिक ज़्यादा किस में लगा था, यूपी के लगे। कितनी बार लगे, 10 बार लगे हैं साथियों। और ये आपका पूछा जाता है, पहला पंजाब, सर्वाधिक यूपी हो जाएगा। ठीक है ना, पूछा जाता है। अब देख लेते हैं वित्तीय आपातकाल, अपन देख लेते हैं, जो अपने 360 हो जाएगा। वित्तीय का मतलब क्या हो जाएगा, पैसा हो जाएगा। उसके कारण ये सब कुछ होता है। कहाँ से प्रेरणा लेगी, ये अपने अमेरिका से प्रेरणा ले लेगी है साथियों। कारण क्या हो जाएगा, यदि देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो जाए, मंदी की तरफ चला जाए, तब ये आपातकाल लगता है साथियों। और ये साधारण बहुमत के आधार पर ये लगाया जाता है साथियों। और इसकी अवधि होती है 60 दिन तक अनुमानित होती हैं साथियों। ठीक है ना, आपका ये पूछा जाता है। यदि पूरे भारत में यदि राष्ट्रपति शासन लगाना है तो राष्ट्रपति आपातकाल हो जाएगा। यदि राज्य में लगाना है तो राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। यदि पूरे भारत में वित्तीय आपातकाल हो गया है तो वित्तीय आपातकाल हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से होता है साथियों। अब अपन कुछ और भी अपन डिटेल देख लेते हैं। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। और इस समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के सारे अपने निलंबित किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, 20 और 21 इनको छोड़ के सारे जितने भी अनुच्छेद है, इनको सारों को हटा दिया जाता है। कोई भी नहीं मानेगा साथियों। ऐसा ये सब कुछ होता है। जब मैंने आपको मौलिक अधिकार बताया था उस समय मैंने आपको सब कुछ बताया था। 20 और 21 को छोड़ के बाकी के सारे निलंबित हो जाते हैं। और जब ये राष्ट्रपति आपातकाल शासन लगता है उस समय अनुच्छेद 19 यह पहले अपने निलंबित किया जाता है, यानी कि इनको समाप्त कर दिया जाता है। और 19 अपने किससे संबंधित हो जाएगा, स्वतंत्रता से संबंधित हो जाएगा साथियों। और अपने पूरे भारत में लगता है साथियों। ठीक है ना। और अपने राष्ट्रपति अपने 14 दिन के अंतर्गत साधारण बहुमत के आधार पर 30 दिन के अंतर्गत 3/4 भाग अपने मंजूरी दे के 6 माह के भीतर इनको समाप्त करने की कोशिश करता है साथियों। और यदि ऐसा नहीं होता है तब ये अनिश्चित काल के लिए चला जाता है। और ये 6 माह, फिर 6 माह, 6 माह, इस प्रकार से ये चला जाता है। और ये पूरे भारत में ये लग जाता है। जब युद्ध अगर समाप्त हो जाएगा तभी धीरे धीरे करके ये समाप्त हो जाता है साथियों। ठीक है ना। ये हो गया अपना राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति शासन, अपन देख लेते हैं। और इनका अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा। इसके समय गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा ये किया जाता है। यानी कि रिपोर्ट कौन देता है, गवर्नमेंट अपने राष्ट्रपति को देती है। और उसके कारण ये राष्ट्रपति शासन लगता है, जो अपने साधारण बहुमत के आधार पर लगता है। और इसकी अवधि 6 माह, फिर 6 माह, और ज़्यादा अपने हो जाती है 1 साल तक होती है। यदि काबू में आ जाए तब तो अच्छी बात है, राष्ट्रपति शासन हट जाता है। यदि काबू में नहीं आ जाए तो उस राज्य में वापस से चुनाव किया जाता है, यानी कि चुनाव वापस से किया जाता है। और इस प्रकार से पूरे राज्य में आपातकाल हटाया जाता है साथियों। और ये भी आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं वित्तीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद हो जाए, 360 हो जाएगा। वित्तीय का मतलब पैसा हो जाएगा। यदि भारत में पैसा बिल्कुल कम हो गया तब क्या करेंगे, वेतन में कटौती करेंगे और बजट में अगर 43 वर्ग की कमी करेंगे और ज़्यादा टैक्स वर्ग करेंगे।
इसके तहत क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अपने खजाना को धीरे धीरे वो भरेंगे। इसके तहत वो धीरे धीरे इसको काबू कर लेंगे साथियों, और इसकी सीमा कोई भी निर्धारण नहीं किया जा सकता है। और ये आपके तीनों के तीनों फैक्ट अच्छी तरह से ध्यान में रखने चाहिए। कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल 352 हो जाएगा, जो अपने पूरे भारत में लगता है। राष्ट्रपति शासन केवल राज्य में लगता है, यदि कोई संविधान का उल्लंघन कर रहा है तब ये लगता है। वित्तीय आपातकाल पूरे भारत में भी लग सकता है और राज्य में भी लग सकता है, ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं अनुच्छेद 111, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अपने राष्ट्रपति की शक्तियाँ हो जाएगी और वो 3 भागों में बांटी गई है साथियों, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख लेते हैं 111, इसके तहत कोई भी विधेयक का मतलब होता है कानून, और उसके तहत यदि राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है ना तब वो कानून बनता है। और ये कहाँ पे लिखा गया, राष्ट्रपति के अंतर्गत लिखा गया, यानी कि ये कानून है। यदि राष्ट्रपति ने यूँ साइन कर दिया तो ये कानून बन गया। यदि राष्ट्रपति कानून में उसमें साइन नहीं करता है तब उनको पास में 3 शक्तियाँ होती हैं साथियों। अब वो तीन कौन सी शक्तियाँ होती है आपके सामने पड़ी है। एक हो जाएगी पूर्ण बिट्टो हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी अत्यानित बिट्टो हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी पॉकेट बिट्टो हो जाएगी, जो अपने राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती। अभी क्या क्या साथियों, मान लीजिए ये राष्ट्रपति के पास में है, ये आ गया अगर दस्तावेज आ गया, कानून आ जाएगा, उस पर साइन करने के लिए कहते हैं। जब ये लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा के पास में जाता है, और राज्यसभा से पास होकर फिर ये भारत के प्रधानमंत्री के पास में जाता है। और उस समय जब राष्ट्रपति किसी भी बिल पर कोई भी सहमति नहीं देता है और वह बिल कैसा हो जाता है, गैर सरकारी हो जाता है साथियों। और वह पावर कौन सी हो जाएगी, और वह हो जाएगी बीटो पावर हो जाएगी साथियों। कौन सी हो जाएगी, बीटो पावर हो जाएगी, यानी कि कुछ भी नहीं बोलता है और वो चुपचाप वह बैठा रहता है, उसे कहते हैं अपने बीटो पावर कहते हैं। और इसका इस्तेमाल किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने किया था साथियों, ठीक है। अब देख लेते हैं निलंबनकारी बीटो देख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी अपने बिल यहाँ पे आ गया, अब ये राष्ट्रपति के पास में आ गया, तब वो अपने इस बिल में अगर कुछ और संशोधन करने के लिए पुनः विचार के लिए भेजा जाता है, उसे कहते हैं निलंबित बिट्टो कहते हैं साथियों। जो इसका प्रयोग किसने किया था, एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था, 2006 में किया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और सबसे अंतिम और इम्पोर्टेंट कौन सा हो जाएगा और पावरफुल कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा पॉकेट बिल हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि ये अपने बिल आ गया और राष्ट्रपति के पास में आ गया, अब वो कुछ भी नहीं कहता है, चुपचाप बैठा रहता है और अपने वो घर में वो रख लेता है, कुछ भी नहीं कहता है। और अगर जितने भी आपके संसद के जितने भी सदस्य हैं वो उस बिल का इंतजार करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कहता है, हाँ कर देंगे साइन, हाँ कर देंगे साइन, यानी कि वो ना कहता है ना ही हाँ कहता है। और ऐसा ये करने वाला भारत का एकमात्र अपना ज्ञानी जैन सिंह हो जाएगा साथियों, जो अपने डाक टिकट से संबंधित हो जाएगा, जो उस बिल को ये इस प्रकार से करता है, जैसे वो दे दिया फिर वो कुछ भी नहीं कहता, हाँ ठीक साइन कर देंगे अभी टाइम नहीं मिला, यानी कि कुछ और बहाना मारते हैं। और वो पावर कौन सा हो जाएगा, पॉकेट डिपो है। पॉकेट यानी जेब के अंदर वो कानून डाल देते हैं, फिर वो हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं साथियों। और ये तीनों की तीनों पावर किसके पास में होती है, राष्ट्रपति के पास में होती है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि आपके यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि 79 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग हो जाएगा, और 85 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति संसद में सत्र को बुला सकता है, आहुति दे सकता है और सत्रवाहन भी कर सकता है। ये 85 में लिखा गया है साथियों, पूछे जाते हैं। और 87 में क्या लिखा गया है, अभिभाषण, विशेष प्रकार का अभिभाषण लिखा गया है, जो कौन तैयार करता है, मंत्री परिषद करती है साथियों। ध्यान रखना, मंत्री परिषद। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लोकसभा होते हैं ना, लोकसभा, उनके 15% से अधिक अपने ऊपर मंत्री परिषद नहीं होगी साथियों। कितनी होगी, 15% से अधिक नहीं होगी, मंत्री परिषद नहीं होगी। जो मैं आपको जब मैं आपको लोकसभा कराऊंगा उसमें आपको करा दूंगा, ठीक है ना। अब देखते हैं मनोनीत की शक्ति देख लेते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के पास कुछ मनोनीत की शक्ति होती है, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था। एक अपने हो जाएगी लोकसभा में 331 के तहत
दो अपने एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता है, लेकिन वर्तमान में यह वर्ग हटा दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत, यहाँ पे लिख लेना 2020 के तहत ये हटा दिया गया। इनको आप मिटा दें, 19 को मिटा देना। 104 के तहत ये हटा दिया गया है, लेकिन राज्यसभा में करता है, कितना करता है, 80.2 करता है। ध्यान रखना यहाँ पे 2 है, 3 नहीं है, 2 है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसका आधार क्या हो जाएगा, कला हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा और सामाजिक सेवा हो जाएगा। इसके आधार पर ये 12 लोगों को, राज्यसभा में 12 लोगों को नियुक्त करता है साथियों, लेकिन लोकसभा में नहीं करता है, ये अभी हटा दिया गया है साथियों, ठीक है ना। और ये आपका अच्छी तरह से समझ सकते हो साथियों। राज्यसभा में क्या होते हैं, 12 लोक सदस्य होते हैं जो अपने कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवी के रूप में आते हैं साथियों। और लोकसभा में अभी कोई भी नहीं आता, पहले आते थे एंग्लो इंडियन आते थे, लेकिन उनको 104 संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं कुछ ऐसे विधायक होते हैं जो राष्ट्रपति की पहले मंजूरी लेते हैं, यानी कि पहले मंजूरी लेना बिल्कुल अनिवार्य हो जाएगा, जो अपने होते हैं साथियों, और वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जैसे हो जाएंगे धन विधेयक हो जाएंगे, जो अपने राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेते हैं, फिर अपने लोकसभा और राज्यसभा में पेश होते हैं। दूसरा हो जाएगा नए राज्य का गठन करना, यानी कि अभी को नया राज्य का गठन करना है तो पहले अनुमति किसकी होनी चाहिए, राष्ट्रपति की होनी चाहिए। यदि कोई ऐसा राज्य है, उनकी सीमा में कुछ परिवर्तन करना है, यानी कि कम करना है, ज़्यादा करना है, कुछ भी करना है, तो पहले अपने राष्ट्रपति की मंजूरी होती है। और चौथी हो जाएगी संचयी निधि में खर्चा करना, यानी कि वहाँ से जब पैसा निकाला जाता है तो किसे अनुमति लेते हैं, राष्ट्रपति से अनुमति लेते हैं साथियों। और ये आपका पूछा जाता है साथियों कि राष्ट्रपति, आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा विधायक है जो राष्ट्रपति की पहले मंजूरी लेते हैं, ये होने चाहिए चारों के चारों, ठीक है ना। यदि धन विधेयक है तो पहले मंजूरी, नया राज्य बनना है तो पहले मंजूरी, राज्य में किसी प्रकार का सीमा में परिवर्तन करना है तो ये हो जाएगी, संचय निधि में किसी भी प्रकार का कोई पैसे निकालना है, डालना है, कुछ भी करना है तो पहले मंजूरी हो जाती है, ठीक है ना, पूछा जाता है। अब देख लेते हैं संयुक्त बैठक, देख लेते हैं जो अपने राष्ट्रपति के आधार पर बुलाई जाती है, 108वां संविधान के तहत की जाती है, यानी कि अपने 108 अपने अनुच्छेद के तहत को संयुक्त बैठक बुलाई जाती है साथियों। कौन अपने बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, जिसमें साधारण विधेयक होता है और वित्त विधेयक के आधार पर बुलाया जाता है। और आज तक अपने 3 ही हुई है साथियों, जो मैं आपको लोकसभा राज्यसभा कराऊंगा उस समय आपको बता दूंगा। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, और 108 अनुच्छेद के तहत ये बुलाता है साथियों। किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और ये सारी की सारी प्रक्रिया किसकी हो जाएगी, राष्ट्रपति की हो जाती है। और यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ध्यान से यदि आपने सुन लिया है, पढ़ लिया है, अच्छी तरह से समझ लिया है और क्वेश्चन मिला लिए ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप लिख के ले लो। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रपति देख लेते हैं। सारे के सारे मैं लाया हूँ, मैं आपको अगर सब कुछ अगर PDF में सब कुछ अगर दे दिया है, डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लेना साथियों। सबसे पहला यही पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन सा रहा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहा था, जो अपने संविधान सभा के द्वारा ये बनाया गया था। साफ सभी लोगों को पता है, बनाया गया था। और भारत का प्रथम ऐसा उपराष्ट्रपति कौन सा हो जाएगा जो अपने राष्ट्रपति बना था, तो अपने राधा कृष्ण हो जाएंगे साथियों, ठीक है ना। और सबसे कम समय तक राष्ट्रपति बनने वाला कौन सा हो जाएगा, जाकिर हुसैन हो जाएगा। और अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाला राष्ट्रपति कौन सा हो जाएगा, जाकिर हुसैन हो जाएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछे जाते हैं। और अपना कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन सा हो जाएगा, वेंकट गिरी हो जाएगा, यानी कि VV गिरी हो जाएगा साथियों, पूछा जाता है। और ऐसा कौन सा अपना मुख्य न्यायाधीश होगा जो एक बार अपने मुख्य राष्ट्रपति बना है, तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो जाएगा, पूछा जाता है। ये पांचों के पांचों फैक्ट है ना, पूछे जाते हैं। सर्वाधिक लंबा हो जाएगा समयकाल इसका हो जाएगा। और ये प्रथम उपराष्ट्रपति था जो राष्ट्रपति बना था, इसका कार्यकाल सबसे छोटा हो जाएगा और मृत्यु भी हो जाती है। और ये इनका कार्यकाल अपने कार्यवाहक के रूप में होता है। और यह है अपने प्रथम अपने मुख्य न्यायाधीश है जो अपने राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है ना। और ये कुछ न कुछ एक्स्ट्रा भी जानकारी आप अच्छी तरह से देख सकते हो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सिख भी आपसे पूछा जाता है, पहला सिख अपना कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा ज्ञान सिंह हो जाएगा साथियों।
पूछा जाता है। ठीक है ना। अब ये निर्विरोध एकमात्र हारने वाला कौन सा हो जाएगा? नीलम सन्नम रेड्डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संजीव रेड्डी हो जाएगा। पूछा जाता है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है ना। अब ये भी आपका पूछा जाता है, ये रहा, 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में कार्य करने वाला कौन सा राष्ट्रपति हो जाएगा? कौन सा हो जाए? शंकर दयाल हो जाएगा। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कौन सा हो जाएगा? शंकर दयाल हो जाएगा, जो अपने 4 पीएम है ना उसके साथ में कार्य कर चुका है, और ये शंकर दयाल हो जाएगा। ऐसे में क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, और यहाँ पे हाँ, पहला अपना दलित राष्ट्रपति कौन सा हो जाएगा? ये नारायण जी हो जाएंगे साथियों। पहला वैज्ञानिक कौन सा हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगी। पहली महिला कौन सी हो जाएगी? ये अपनी प्रतिभा पाटिल हो जाएगी साथियों। पहली बंगाली राष्ट्रपति कौन सी हो जाएगी? प्रणब मुखर्जी हो जाएगी साथियों। इस प्रकार से दूसरी महिला कौन सी हो जाएगी? ये भी आपका पूछा जाता है। और प्रथम जनजाति समुदाय की पहली प्रधानमंत्री कौन सी हो जाएगी? ये आज के समय, वर्तमान के समय यही हो जाएगी। कहाँ की ये निवासी है? ये अपने उड़ीसा की निवासी है साथियों। ठीक है ना। पूछा जाता है। और ये हो गया आपका राष्ट्रपति, पूरी तरह से टॉपिक कवर हो गया साथियों। और इसके साथ में हाँ अच्छा, ये भी पढ़ा, भारत रत्न भी अपन देख लेते हैं। कौन से अपने राष्ट्रपति जिसको अपने भारत रत्न मिले, ये भी मैं लाया था, भूल गया हूँ। ठीक है ना। और यह अपने मिले थे, पहला मिला था राधा कृष्ण, 1954 में मिला था। पूछा जाता है राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, जाकिर हुसैन को 1963 में, वीवी गिरी को 1945 में, और एपीजे अब्दुल कलाम को 2015 में, और प्रणब मुखर्जी को 2019 में सारा का सारा भारत रत्न पुरस्कार मिला था। यानी कि 6 ऐसे है जिसको भारत रत्न मिला था। और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है ना। और ये हो गया। और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, 361वां, वेरी इंपॉर्टेंट, 361। यदि आप राष्ट्रपति हो, गवर्नर हो, यदि आप अपने कार्य पर बैठे हो, तब आप किसी भी प्रकार का कोई गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, कोई भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये इनका विशेष अधिकार हो जाएगा, राष्ट्रपति का हो जाएगा। ध्यान रखना, राष्ट्रपति का ऐसा अधिकार है कि आप उसके ऊपर कोई भी आप केस नहीं कर सकते, ना ही कोई अगर आपको कोई गिरफ्तार कर सकता है। कौन सा कहता है? 361वां अनुच्छेद कहता है। ठीक है ना। अब ये हो गया आपका राष्ट्रपति, पूरी तरह से कवर हो गया। और ये पर आपके अगर क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जैसे ये रहा, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पद है? तो कौन सा हो जाएगा? 52 हो जाएगा। बता दिया ना। सारे के सारे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ये अनुच्छेद से संबंधित हो जाएंगे। अब देखो, ये अध्यादेश, अध्यादेश 1 2 3 कहा था ना, ये रहा 1 2 3। आगे चलते हैं। अब ये पुनः निर्वाचन, आगे पुनः निर्वाचन कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। पूछा जाता है निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से लेगी? अमेरिका से लेगी। न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष हो जाएगी। सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। इनका कार्यकाल 5 वर्ष हो जाएगा। सारे के सारे आपको बता दिए। ये रहा अपने एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति जो अपने सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश था साथियों। कौन सा हो जाएगा? ये रहा साथियों। पूछा गया ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ साथियों। और ये आपातकाल रहा, 18 भाग में है, और ये तीनों के तीनों ये रहे। ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखो ये रहा, आगे आगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाले। ये रहा, फिर से आ गया, अध्यादेश आ गया। ये देखो, ये वित्त आयोग भी आ गया। देखो ये रही इनकी शक्तियाँ रही, और ये रहे वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। सारे के सारे मैंने आपको करा दिए। हो गया। देखो सारा कुछ आपको आता है। देखो ये हो गया। देखिए पावर हो गई इनकी, कितनी है? वीटो पावर 3 हो जाएगी। यहाँ तक आपका पूछा गया, और आपको ये नॉलेज होना चाहिए कौन सी हो जाएगी, किस प्रकार से होती हैं। ये हो गया, वेरी गुड। ये भी हो गया आपका, कहाँ गया? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। कितने क्वेश्चन लाया हूँ। ये भी हो गया। और ये रहे अपने एपीजे अब्दुल कलाम रहे, जिसे कहते हैं मिसाइल मैन भी कहते हैं। आ गया ना क्वेश्चन, सब कुछ कराया, एक बार देख लेना। और मेरे नोट्स अगर शानदार बने हुए, डाउनलोड कर देना। फिर से कह रहा हूँ, अब अपन देखने वाले हैं भारत का उपराष्ट्रपति। ये अपन टॉपिक कर लेते हैं कवर, क्या पता आपका यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सके। अब देख लेते हैं उपराष्ट्रपति।
कभी कभार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको करा देता हूँ। अनुचित पूछा जाए 63 हो जाएगा। योग्यता क्या हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। जिस प्रकार अपने राष्ट्रपति की क्या होती है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, उसी प्रकार अपने उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। कार्यकाल कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का हो जाएगा। त्यागपत्र देना है, किसे देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। और इसको हटाने की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, यही होगी 2/3 बहुमत के आधार पर हो जाएगी साथियों। कभी कभार ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इन कार्य में फास्ट आपको करा रहा हूँ। और ये 64 और 65 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही इनकी शक्तियाँ हो जाएगी, कार्य हो जाते। ध्यान रखना, ये आपके 64वां अपना अनुच्छेद ना, इसमें तहत यह लिखा गया है कि राज्यसभा का अपना अध्यक्ष कौन सा हो जाएगा, यही अपने उपराष्ट्रपति हो जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, सभापति के नाम से जाना जाएगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना। राज्यसभा का ऐसा सदस्य हो जाएगा जो उस सदन का भाग नहीं होता है, फिर भी वो उसका अध्यक्ष होता है, और वह हो जाएगा उपराष्ट्रपति हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी पूछा गया है, क्वेश्चनों में भी पूछा गया है, और ये आपका पूछा जाता है साथियों। मैं आपको फिर से आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए ये अपने राज्यसभा है और इसका एक अध्यक्ष होता है, और यहाँ पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, और ये वाला है ना, ये वाला सीधा अपने अगर सभापति बन जाएगा साथियों। यानी कि सभापति अब किसका हो जाएगा, राज्यसभा का हो जाएगा। जो इनमें से सदस्य नहीं होता है, ये अलग से यहाँ से आता है, और ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, ठीक है ना। दूसरा कार्य क्या हो जाएगा, जो अपने लिखा गया है, इसके अंतर्गत यदि कोई राष्ट्रपति किसी भी अचानक तरीके से पद रिक्त हो जाए, उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा पद। ये है इनका प्रमुख कार्य होते हैं, 2 ही इनके प्रमुख कार्य होते हैं साथियों, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो इनकी शक्तियाँ। यह है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये प्रमुख कार्य होता है। दूसरा कार्य यही होता है कि राष्ट्रपति का कोई पद खाली हो जाए तो यह अगर पूर्ति कर लेता है, लेकिन यह अपने संविधान में उल्लेख इसका नहीं मिलता है। यही है जो ज़्यादातर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आना इतना आप याद कर लो, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यही पूछे जाते हैं। और ये पड़े आपके सामने अगर उपराष्ट्रपति, सभी के सभी मैंने आपको डिटेल वाइज बता दिया है साथियों। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन सा हो जाएगा, ये आपका पूछा गया, तो कौन सा हो जाए, वी गिरी हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था। सबसे लंबा किसका हो जाएगा, समयकाल, यह हो जाएगा जतनी का हो जाएगा, पूछा जाता है। मुख्यमंत्री कौन सा हो जाएगा, ये लेटेस्ट अभी, और ये अपने शंकर दयाल हो जाएंगे। यानी कि शंकर दयाल अपने कैसे हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएंगे, जो अपने पहले क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, और उससे पहले क्या हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश के सीएम थे साथियों, ठीक है ना। सीएम पहले बनते हैं, फिर उसके बाद में उपराष्ट्रपति बनते हैं, फिर उसके बाद में अपने चले जाते हैं राष्ट्रपति बनते हैं, और इसके समय काल में 4 अपने सीएम कार्य करते हैं। यही हो जाएंगे शंकर दयाल हो जाएंगे, पूछा जाता है साथियों। और ये भी आपका कभी कभार ही पूछा जाता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पड़ा आपके सामने, कुछ तथ्य अपन देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कुछ ऐसे भी अपने उपराष्ट्रपति है जो कभी भी राष्ट्रपति नहीं बने, जो ये पड़े, कभी भी इनकी किस्मत नहीं खुली थी, ठीक है ना, कभी भी नहीं खुली। यदि एक बार खुल जाती तो महीने के 5 लाख रुपए आराम से ये छाप देते थे, लेकिन इनकी किस्मत नहीं खुली थी, ठीक है ना, यही है। और कार्यकाल से पहले ही अपने राष्ट्रपति बन गए थे, यानी कि इनकी किस्मत पहले खुल गई थी। और कौन से हो जाएंगे, वी गिरी हो जाएंगे और आर वेंकटम हो जाएंगे साथियों, यानी कि कार्यकाल के पहले ही इनका हो जाता है। और 2 बार अपने उपराष्ट्रपति कौन से बने थे, ये रहे, ठीक है ना, पूछा जाता है। और ये भी आपका पूछा जाता है कृष्णकांत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हो जाएंगे जिसकी कार्यकाल के समय मृत्यु हो गई थी साथियों, ठीक है ना। ये हो गया आपका उपराष्ट्रपति टॉपिक, पूरी तरह से कवर हो गया। मैंने आपको राष्ट्रपति करा दिया, उपराष्ट्रपति करा दिया, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट अपने राष्ट्रपति है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आपके संविधान का चौथा अपना वीडियो हो गया साथियों। कल मैं आपको ये करा दूंगा, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, कमेंट कर देना, अपने दोस्त मित्र जो भी है उनको ये ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।